जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, हम पॉलिटी की एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज कवर कर रहे थे। इसमें हम 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है 8वीं क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम फंडामेंटल राइट तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य तथा प्रमुख जो वाद हुए हैं वो देखेंगे। ये जो सीरीज चल रही है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उन्हें यूपीएससी लेवल से लेकर अन्य पीएससी जो स्टेट की एग्जाम होती है वो सभी के लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यह सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो सिर्फ एमसीक्यू ही कवर नहीं करेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ इसकी पूरी की पूरी जो थ्योरी रहेगी उसे भी कवर करेंगे, और उसे सबसे खास बात है कि हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते भी चलेंगे। ठीक है, जहाँ ट्रिक बनेगी वहाँ हम ट्रिक बनाते चलेंगे। लेकिन बात ये रहती है कि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर जगह ट्रिक नहीं बन सकती। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो आप वो देख के आइएगा, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि हमारा एक बेस बन जाता है। जैसे हमने पॉलिटी 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से चालू की थी। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे सब्जेक्ट वो टॉपिक है वो कवर करेंगे। जैसे डीपीएसपी हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। आज हम तो ये टॉपिक मेन कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय माना गया है? ठीक है, देखो, पहला तो हम नीति निर्देशक तत्वों की बात कर ले, जिन्हें डीपीएसपी कहा गया है, जिसे कि हमने कहाँ से लिया गया है? इसे हमने आयरलैंड के सिद्धांत से लिया है। अब देखो, मैंने आपको ट्रिक बनाकर बताया था कि आयरलैंड के सिद्धांत से क्या क्या लिया है। ठीक है, जैसे हमने लिया था राष्ट्रपति निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, डीपीएसपी। ठीक है, तो ऐसी चीज हमने कहाँ से ली थी? आयरलैंड से ली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो ये भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो ये हमारे डीपीएसपी है। तो देखो, आर्टिकल जो 36 है वो हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 36 जैसा हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है तो उसमें जो आर्टिकल 12 कहता था, परिभाषा, काय की परिभाषा, इसमें है राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के संबंध में। ठीक है, राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के संबंध में। आर्टिकल जो हमारा 38 है, 38 में दो चीजें बताई गई है, 38(1) और 38(2). जो 38(1) हमारा क्या कहता है? 31(8) हमारा कहता है कि जो लोक कल्याण, जैसे राज्य, हमारा जो राज्य वो लोक कल्याण के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ठीक है, तो राजनीतिक न्याय हो सके, ऐसी व्यवस्था या लोक कल्याण की व्यवस्था बनाएगा राज्य, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। अब देखो, 38(1) को हम कैसे याद करेंगे? देखो, हमें ये तो याद है कि हम 36 से याद कर रहे हैं, तो 36 में परिभाषा हो जाएगी। अब 37 में हमारे नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने की बात कही है। मैं इतना लिख देता हूँ, प्रवर्तनीय न होना। ठीक है, तो पहले हम 37 को याद कर लेते। देखो, तुम मेरा साथ हमेशा देना, प्रवर्तनी को हम याद कर लेते हैं परिवर्तन। ठीक है, ट्रिक बनाने के लिए हम याद करने के लिए हम ऐसे ट्रिक बना रहे हैं, लेकिन उससे आपको याद हो जाएगा, हम जोड़ के करेंगे तो। देखो, परिवर्तन है, परिवर्तन को हम क्या प्रवर्तनी के रूप में याद कर रहे हैं। तो देखो, तुम हमेशा साथ देना मेरा, अपने बिहेव में परिवर्तन ना करना, या फिर अपना जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन ना करना, या फिर बदल मत जाना। परिवर्तन को हम क्या बदलना बोलते हैं। तुम हमेशा मेरा साथ देना, बदलना मत।
तो वही चीज होएगा कि 3 साथ में तुम मेरा साथ देना, बदलना मत, तो प्रवर्तनीय ना होना मतलब आर्टिकल 37। अब 38 है, 38 के 1 में क्या कहा गया, तो देखो एक चीज है तो एक क्या, सिर्फ हमारा न्याय है। अब न्याय के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जबकि अब जब हमने इसकी प्रस्तावना पढ़ी थी या फिर उद्देशिका पढ़ी थी, जब हमने देखा था कि न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले इनकी क्लासेस नहीं देखी तो आप वो देख कर आइए, जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, न्याय कौन, एक ही व्यक्ति करता है, एक ही जो संस्था करती है वो कौन है, न्यायालय। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने के लिए। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कौन करता है, न्यायालय करता है। देखो न्यायालय दो प्रकार, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन सभी किस कैटेगरी में आते हैं, न्यायालय में आता है। तो उससे हम याद कर सकते हैं न्यायालय। जो हमारा 38(2) है, 38(2) हमारा क्या कहता है, आय, सुविधा। ठीक है, तथा अवसर की असमानता, अवसरों की असमानता दूर करना। ठीक, अब हम इसमें 2 को याद करेंगे। देखो ये जो सामने वाली सीरीज है वो तो चलती जा रही है, अब हम पीछे वाले वर्ड याद करेंगे। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि 2 चीज है इसमें, आय की सुविधा, मतलब है तो अलग अलग चीज, एक आय की सुविधा अलग अलग है, लेकिन हम ऐसे याद कर लेंगे। आय सुविधा एक वर्ड मान लेंगे और अवसर एक मान लेंगे। तो आय सुविधा 2 चीजें, तो 38(2) में आय सुविधा हो गई। अब हमारा आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें कुछ नीतियां बनाई गई है राज्य के अनुसरण करने वाली। ठीक है, जैसे 39(1), 39(2), 39(3), 39(4), 39(5), 39(6). ठीक है, तो 39(1) क्या कहता है, यह कहता है कि पुरुष एवं स्त्री को, पुरुष एवं स्त्री को आजीविका के अवसर। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ, फिर अपन इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। सेकेंड में है भौतिक संसाधनों का उचित दोहन। आर्टिकल 3 मतलब 39(3), इसमें कहा गया कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण। ठीक है, आर्टिकल जो 4 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39(5) कहता है हमारा कि इसमें जो पुरुष है, स्त्री, ठीक है, तथा बच्चों को, मतलब इनकी स्थिति का फायदा उठाकर गलत काम में या फिर इनकी जो शक्ति है उससे ज्यादा काम करवाना है। दृष्टि से प्रतिकूल काम करना। ठीक, अब यहाँ तो ऐसा लिख नहीं सकते कि ज्यादा काम करवाना, लेकिन हम कुछ अच्छी भाषा तो प्रयोग करेंगे। तो शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल काम में न पहुंचाना। और इसके बाद में है बच्चों की गरिमा के साथ विकास का अवसर देना। ठीक है, तो देखो हमने क्या याद करा था, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है डीपीएसपी के संबंध में। आर्टिकल 37 में 37 मतलब तुम साथ देना हमेशा, बदल मत जाना, मतलब परिवर्तन मत हो जाना। परिवर्तन बोलेंगे तो थोड़ा अजीब सा साउंड होगा, लेकिन परिवर्तन हमें बोलना पड़ेगा। परिवर्तन से हमें याद करना है प्रवर्तनी। अगर आपको परिवर्तन याद नहीं हो रहा तो आप बदल याद कर सकते हैं, बदल जाना याद कर सकते हैं, लेकिन बदल जाना को फिर आपको एक वर्ड में और याद करना पड़ेगा परिवर्तन में। ठीक है,
इसे ऐसे याद करना पड़ेगा जैसे बाबू सोना के अलग अलग नाम से आप याद रख सकते हो, लेकिन बदल को परिवर्तन, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, बाबू आप बदल मत जाना। ठीक है, हमेशा मेरा साथ देना। अगर प्रेमिका या फिर बाबू, उसका बाबू पढ़ा लिखा है तो वो क्या बोलेगा, बाबू आप परिवर्तन मत हो जाना, आपके व्यवहार में परिवर्तन मत कर लेना, ऐसा। ठीक है, अब 38 पे आते हैं तो हमें 3 की सीरीज चल रही है तो वो याद रहेगी। अब देखो ऐसा हर जगह आएगा, 38 होगा, 39 1 2, तो इसमें 38 में हमें याद करना है सिर्फ न्याय याद करना। न्याय कौन करता है, न्यायालय करता है। और न्यायालय कैसे न्याय करता है, सामाजिक न्याय भी वो करता है, आर्थिक न्याय भी वो करता है, और राजनीतिक न्याय भी वो करता है। आर्टिकल 38 2 में क्या है, आय सुविधा और अवसर की असमानता को दूर करना। ठीक है, अब आते हैं हम 39 पे। 39 एक कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर क्या एक है, इनकी आजीविका का साधन करना। ठीक है, काय का साधन, आजीविका का साधन या फिर आजीविका उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इससे हमारा हो जाएगा 39 एक, पुरुष और स्त्री दोनों को यहाँ पर एक कहा गया है, तीनों मतलब यहाँ तीनों है, पर हमें ये पिछले वाली सीरीज याद करें। 39 एक में पुरुष और स्त्री को आजीविका, इसमें सिर्फ आजीविका याद रखना है। इसमें 39 टू में भौतिक संसाधन याद रखना है। इसे हम आगे और ट्रिक से देखेंगे, अभी एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। 39 3 में धन और उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल। देखो जो पुरुष और स्त्री है वो काम करेंगे, तो वो कैसा काम करेंगे, संसाधन के साथ काम करेंगे। ठीक है, संसाधन के साथ काम करेंगे तो वो धन का उत्पादन करेंगे। मतलब खास काम तो वही है ना कि धन का उत्पादन या फिर धन कमाने के लिए काम करेंगे। पुरुष और स्त्री दोनों क्या अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या काम करेंगे। काम करने के लिए वो संसाधनों का प्रयोग करेंगे, उनका उचित दोहन करेंगे। अगर हल्के सा ही प्रयोग करेंगे तो वो टूट फूट जाएगा, इसलिए उसका उचित दोहन करेंगे। फिर उसको धन कमाने के लिए उत्पादन का केंद्रण करेंगे, मतलब उत्पादन के साधनों को उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद में दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। लेकिन कोई कोई ऐसा रहता है कि पुरुष और स्त्री को जब उनको काम की जरूरत पड़ रही है तो उनको क्या प्रतिकूल रोजगार में पहुंचा देता है कि ऐसा करो तो आपको फायदा होगा, उनकी शक्ति से ज्यादा काम करना। या फिर कोई ज्यादा लालची होगा या फिर ज्यादा पैसे कमाना की होड़ होगी तो वो क्या अपनी शक्ति से ज्यादा काम करेगा, तो ये शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल काम करेगा। और कोई कोई तो अपने बच्चों को भी काम पे लगा देगा, लेकिन कोई ऐसा रहेगा जो उनकी बच्चों की गरिमा को देखेगा और उनको विकास के अवसर देगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं कि पुरुष स्त्री काम करेगी इसलिए अपने बच्चों का विकास करने के लिए, फिर उनके भविष्य का विकास करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39 एक में पुरुष और स्त्री काम कर आजीविका के लिए काम ढूंढ रहे हैं। दूसरा हो जाएगा वो भौतिक संसाधनों मतलब संसाधनों का प्रयोग करेंगे कि जिससे वह धन कमाएंगे। धन कमाएंगे तो दोनों समान धन कमाएंगे, पुरुष और स्त्री दोनों बराबर धन कमाएंगे। लेकिन वो धन कमाने के लिए क्या करेंगे, अपनी जो क्षमता है उससे ज्यादा काम करेंगे। और उसके बाद में क्यों करेंगे वो, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना है, उनका विकास करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 39 पूरा कंप्लीट। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर हमारा यह सही है, ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 37। अगला हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है अनुच्छेद 38 टू का संबंध किससे है, तो अभी हमने अच्छे से देखा था 38 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है हमारा आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानताओं को कम करने में। जो हमारा ग्राम पंचायत का संगठन है वो आर्टिकल 40 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने की शक्ति आर्टिकल 50 में है। समान नागरिक संहिता हमारा आर्टिकल 44 में है। अब हम इसे आगे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की निर्देश दिए गए हैं। तो भी हमने देखा था समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें, आर्टिकल 39(4) में। पुरुष और स्त्री आजीविका का अवसर उपलब्ध करवाएंगे। आजीविका किस लिए कैसे करेंगे, उसके लिए वे भौतिक संसाधनों का उचित दोहन करेंगे। ठीक है, उसके लिए वो क्या करेंगे, धन कमाएंगे, धन और उत्पादन पर जोर देंगे। उसके बाद में वो क्या करेंगे, उन दोनों को वेतन कैसा मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। उसके बाद में वो क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो उनकी शक्ति से शक्ति के प्रतिकूल हो। देखो आप ऐसे लिंक बना के काम करोगे तो आपको जल्दी चीजें याद होगी। और उसके बाद में आपका क्या होगा, बच्चों का
विकास होगा। तो ये हमारी पूरी 39 वाली सीरीज हो गई, 39A से 39(6) तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 39D। देखो ये 39(6) तक तो हो गई, लेकिन एक आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 39 क। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क विधिक सहायता देना। ठीक है, ताकि जो गरीब है उन वो क्या अन्याय का शिकार ना हो सके, ताकि गरीब अन्याय का शिकार ना हो सके। यह हमारा 39 का में कहा गया है, जो कि हमारा 42वां अमेंडमेंट था उसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो हमारा कहां से कहां तक आर्टिकल हमने याद कर लिए, आर्टिकल 36 से 39 तक पूरे कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर 40 वगैरह भी देख लिया था, चलो आगे और देख लेंगे। 39 भी और 39C का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे ये अभी हमने यही देखा था, यही देख समझ लेते। आर्टिकल बी और सी। बी में देखो भौतिक संसाधन मतलब समाज का उत्पादन कर रहे हैं, और जो सी है, सी में धन कमा रहे मतलब आर्थिक उत्पादन। देखो यहाँ संकेंद्रण की बात की गई थी ना, वैसी चीजें। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 39A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 39A है वो जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका है, लेकिन अगर ये वाला पूछेंगे तो ये कैपिटल में पूछेंगे। ठीक है, तो इसका संविधान संशोधन कौन सा है, तो हमने देखा था अभी 42वां संविधान संशोधन 1976। अब जो 42वां संविधान संशोधन थे उससे जो डीपीएसपी में 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, पहला तो था हमारा 39A, जो सेकेंड है हमारा 43A या फिर का बोल सकते हैं, उसके बाद में अगला हमारा 48A या का बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जितने भी ए वाले हैं, कितने जितने भी ए वाले क्वेश्चन है ये कैपिटल वाले, वो किससे जोड़े गए हमारा 39 1976 42वां संशोधन। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, देखो 39 तो याद रखा, एक वर्ड तो हमें याद करना पड़ेगा। 39 में कितना जोड़ा हमने, 3 जोड़ा, तो कितना होगा 43। कैसे, 3 ऐसे नहीं जोड़ना कि 39 से, इसमें चालू करेंगे हम 40 41 और 42, 3 के बाद क्या आ रहा है 43, 43 के बाद में 44 45 46 और 47। देखो पहली बार में 3 जोड़ा, दूसरी बार में 4 जोड़ा, तो 3 और 4 जोड़ा तो पूरे आर्टिकल हमारे कंफर्म हो जाएंगे। अब 39 को कैसे याद रखना, देखो 42 है, 42 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 नहीं है, इसके अंदर का 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो 3 नहीं को हम क्या बोलते हैं 9, तो 3 9 से 39 से चालू होता है, तो 39 से प्लस 3 43 प्लस 4 48। ठीक है, ऐसा हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी एमपी पुलिस की स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको कुल 70 टेस्ट मिलेंगे, 60 मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज, जिसमें 25 टेस्ट मैथ्स के हैं तथा 25 टेस्ट हमारे काहे के हैं, रीजनिंग के रखे हैं। 10 हमारा जो पूरा सिलेबस रहेगा सामान्य हिंदी से लेकर मध्य प्रदेश विशेष तक, उससे एफएलटी बनाइए, और उसके बाद में 10 हमने आपको एफएलटी प्रोवाइड की है। ये जो 10 है वो आपको यूनिट वाइज टेस्ट देखेंगे। इसकी प्राइस हमने बहुत ही कम रखी है, जो कि 49 रुपीज है मात्र। इसके लिए आप हमारा बिंदास लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर अभी इनरोल करें। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल जो 40A का संबंध किससे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका संबंध ग्राम पंचायतों से है। तो आर्टिकल 40 का कहता है कि ग्राम पंचायत का संगठन करना, उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति और प्राधिकार देना। अब देखो पंचायत को हम 40 से कैसे याद रखेंगे, देखो ये हम 4 ऐसा लिखते हैं तो इससे पंचायत अलग ही हो जाएगा, इससे याद कर लो आएगा पंचायत। पंचायत की क्या 40 काम रहते हैं दिन में, ऐसा हम याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं, बाकी ऐसा रहता नहीं, पर ऐसा रहता भी, पर याद कर लो कि पंचायत के दिन में कितने 40 काम रहते हैं। ठीक है,
तो आर्टिकल 40 का संबंध किससे? ग्राम पंचायत से। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण हमारा 48 का या फिर ए से संबंधित है, जिसे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में समान नागरिक संहिता 44। देखो सब समान चीज है, नागरिक समान है, तो देखो चार चार भी एक जैसे, ये चार चार मतलब एक ही वर्ड है, चार चार, तो ये भी समान है, तो इसे हम समान नागरिक संहिता याद रख सकते हैं। अब रही बात सरकारी समितियों की, तो जो सहकारी समिति है वो 97वां अमेंडमेंट था, जो कि कब हुआ था? 2011 में हुआ था। उसके द्वारा सहकारी जो है समिति को जोड़ा गया। ठीक है, मतलब सहकारी समिति ने 43B को जोड़ा गया। किसमें? ये किससे संबंधित है? 43B से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष के स्थान पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य पर राज्य डाला गया। मतलब राज्य का कर्तव्य है कि 0 से 6 बच्चों की शिक्षा पर देखभाल करेगा और उनका शिक्षा की भी व्यवस्था करवाएगा। तो हमारा 43B में है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ग्राम पंचायतों का संगठन करना। देखो हम ट्रिक के माध्यम से सारे अब कितने आर्टिकल याद कर लिए हमने? आर्टिकल 32 से, सॉरी 36 कर लिया, 37 कर लिया, 38 कर लिया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 जो अभी हमारा आगे जाएगा वो भी हम कर लेंगे। 41 का हमने 42 नहीं करा। 43 की एक चीज देख ली थी जो संविधान संशोधन था, चलो इसको भी हम और आगे कर लेंगे। 44 हमने देख लिया, समान नागरिक संहिता। अब और आगे हम जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे देखेंगे। ये जो सहकारी समिति किस आर्टिकल में? 43 खा में है, मैंने आपको बता दिया था। तो 43 का और 43 खा दोनों हो गए। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो आर्टिकल 44 पर्यावरण संरक्षण की बात करता है क्या? नहीं करता है। पर्यावरण संरक्षण की बात कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया था, यह करता है 48 का। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 45 बात करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। समान नागरिक संहिता की कौन बात करता है? समान अक्षर कहाँ है? चार चार एक जैसे, तो समान नागरिक संहिता की बात करता है। लेकिन जो 48A है वो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। और सहकारी समितियों की बात कौन करता है? 43B करता है। ठीक है, अनुच्छेद 50 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमने देखा था कि कार्यपालिका को विधायिका से अलग करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, न्यायपालिका को विधायिका से अलग करना, या फिर केंद्र और राज्यों को अलग करना। तो देखो 50 है तो जैसे कोई चीज 100 है तो 50-50 कर देंगे, मतलब 50-50 कर देंगे, तो इससे हमारा आर्टिकल याद हो जाएगा 50। ये किसको अलग करता है? तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? तो हमने अभी देखा था 43, 39 से, 43 से और 48 से, तीनों हमारे किसमें? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 42वां। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? 48 है। इसमें क्या है? अभी हमने देखा था पृथककरण कार्यपालिका और न्यायपालिका का। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। देखो मैंने ये आर्टिकल बार बार इसलिए दोहराया क्योंकि इन आर्टिकल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन आर्टिकल को बार बार ऑप्शन में रखा और उनको बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। समान नागरिक संहिता और 40 में ग्राम पंचायत। इनसे प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चन फिर हमने लिख दिया। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में, 44 में। देखो 42 तक हमने याद कर लिए थे, अब आता है हमारा आर्टिकल 43। 43 क्या कहता है कि कर्मकारों के लिए मजदूरी, कर्मकार मतलब जो वर्कर है, काम करने वाले, उनके लिए मजदूरी डिसाइड करना, उनका जो जीवन स्तर है शिष्ट जीवन स्तर में सुधार करना, जीवन स्तर कैसा बनाना? शिष्ट बनाना, मतलब अच्छा बनाना, और उनकी अवकाश की व्यवस्था करना। ठीक है, ये चीजें हैं 43 में। अब देखो 43 में क्या 3-4 काम करने हैं, तो ऐसा हम याद कर लेते हैं। वर्कर के लिए कितने? 3-4 काम करने हैं। क्या? एक तो मजदूरी, कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी वो डिसाइड करना, उसके बाद में उसका शिष्ट जीवन स्तर देखना, और उनको अवसर जो अवकाश है उनकी व्यवस्था करना, और साथ में कुटीर उद्योग जो है
उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये चीजें आती है हमारी आर्टिकल 43 में। 43 में कितना, तीन चार चीजें हैं, तो इसे हम याद कर लेते हैं। तीन चार चीजें तो 43 में एक मजदूरी हो गई, दूसरा शिष्ट जीवन स्तर, तीसरा अवकाश और चौथा कुटीर प्रोत्साहित। आर्टिकल 44 हमने याद कर चुके हैं, समान नागरिक संहिता एक जैसा है। और 43A भी देख लेते हैं। 43B तो हमने देख ही लिया, क्या है 43B में, आप कमेंट में बताइए जब तक मैं 43A समझा देता हूँ। 43A या फिर क्या कहता है, जो मजदूर है, मतलब जो कर्मकार है या फिर वर्कर है, कर्मकारों को क्या, उद्योग में भाग लेने के लिए, कर्मकारों को उद्योग में भाग लेने के लिए विधान बनाना। ठीक है, और 43B में क्या था, अभी हमने देखा था, सहकारी समिति। ठीक है, उसके बाद में अगर हम 45 की बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल 45 क्या कहता है, ये जो कहता है 6 से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास। ठीक है, देखो राइटिंग थोड़ी हो सकती है, मैं जल्दी जल्दी में लिखूं, लेकिन आप बोलने पर या सुनने पर फोकस करिए, उससे ही आपको ज्यादा चीजें याद होगी। अब हम 45 को कैसे याद रखेंगे, देखो 4 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 4 5 6, 4 5 6, 45 में क्या हमारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 46 पे। जो 46 है वो हमारा संबंधित है SC ST, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जो अन्य दुर्बल वर्ग है उनकी शिक्षा संबंधी और अर्थ संबंधी, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, मतलब बढ़ावा देना। ठीक है, यह आर्टिकल सिर्फ आप ऐसा ही याद रख लो कि 46 में, बाकी हम पूरा ट्रिक से बना रहे हैं, तो 46 आपको याद रह जाएगा। कैसे याद रहेगा कि सिर्फ इसकी ट्रिक नहीं बनाई थी, बाकी सबकी बन गई थी। ठीक है, तो 46 तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है हमारी स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 55 टेस्ट मिलेंगे, 30 टेस्ट आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, 10 आपको यूनिट वाइज मिलेंगे तथा 15 FLT मिलेगी। ये जो इसका पैटर्न है पूरा MPPSC के सिलेबस के आधार पर या फिर MPPSC पैटर्न पर आधारित है, और इसमें पूरे सिलेबस का कवर किया गया है। इसके लिए फीस हमने मात्र 39 रुपीज रखी है, जो कि आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे, वो आप दिसंबर तक अपना पूरा जो प्री है अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 के वर्तमान स्वरूप के अनुसार राज्य किसके लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रयास करेगा। तो अभी हमने देखा कहाँ से, 6 वर्षों से कम आयु के सभी बच्चों के लिए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखो यहाँ पर हमने सारे आर्टिकल देख लिए हैं, कुछ आर्टिकल बाकी है DPSP से संबंध में, तो उसे हम एक बार देख लेते, फिर हम मौलिक कर्तव्य की ओर चलेंगे। तो देखो हमने कहाँ तक देख लिया, 46 तक देख लिए। 47 का हम देख रहे हैं, 47 में क्या, लोगों का पोषाहार स्तर सही करना। ठीक है, देखो तुम हमेशा मेरा, अब देखो 4 था, वो 3 साथ में क्या था, बदल मत जाना। इसमें क्या था ना, तुम मेरा साथ दोगे तो मैं कभी हारूंगा नहीं, तुम मेरा साथ दोगे, तुम चारों मेरा साथ दोगे तो मैं कभी हारूंगा नहीं। ठीक है, तो इससे हमारा पोषाहार स्तर हो जाएगा, या जीवन स्तर को उच्च करना, ये हमारा 47 के अंतर्गत आएगा। और नशीले पदार्थों से दूर रहना। ठीक है, हम इसको सीधे इससे याद कर लेते हैं, जो पहले क्वार्टर आता था, आपको पता नहीं क्वार्टर क्या होता है या नहीं होता, पर मैं बताता हूँ, क्वार्टर आता था जिसे सफेद वाली दारू, मतलब व्हाइट वाइन, एक लाल का एक सफेद का, तो उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 47 थी। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि 47 रुपए में लोग अपना पोशाक स्तर और जीवन स्तर छोड़कर नशीले पदार्थों की ओर सेवन करते थे। तो वो कौन से में, 47 में है। तो नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना, मतलब इसमें आ जाएगा, तो 47 में है। और 48 की बात करें तो हमने 48 देख ही लिया था। 48 में
देखो 48 में 2 है तो 48 है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। तो 48 भी किससे? पर्यावरण से होगा, लेकिन ये किससे? कृषि और पशुपालन से। अब देखो कृषि और पशुपालन इनडायरेक्ट रूप से या फिर डायरेक्ट रूप से पर्यावरण से ही संबंधित है। ठीक है, तो 48 हो गए। हम बात करें 49 की, तो 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है और उसके बाद में स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। आजकल संरक्षण, आजकल हम देखते हैं कि पुराने जो इतिहास है उसके स्मारक ठीक से बचे हैं क्या? तो क्या बोलेंगे? हम नहीं बचे, उनके स्थान भी टूट फूट गए हैं, लोगों ने कब्जा कर लिया, वस्तु का संरक्षण नहीं करते हैं। ये हम सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो 9 से हो जाएगा हमारा इसका। 50 का तो हमने देख ही लिया था, पृथककरण आधा आधा हो जाना, 50-50 हो जाना। और 51 में क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। देखो वर्ल्ड में शांति सुरक्षा करना किसमें? एक ही चीज है, तो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब आते हैं हम हमारे मौलिक कर्तव्यों की ओर। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इन्हें जो है हमारे 24वें सॉरी 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये याद रखना किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, यह इंपॉर्टेंट है। तो किस जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन की द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, पहले चलो इसका और देख लेते हैं। इसके बाद में जो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, या फिर 4 का में बोल सकते हैं, इसका जो आर्टिकल है 51A है। ठीक है, तो देखो जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें कितने 10 भाग जोड़े गए थे। अब हम इसे कैसा रहेगा ये, और इसके बाद में एक जो 11वां है वो हमारा 80 कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या पूछा गया? अनुच्छेद 51A एच के तहत, अब जैसे इसकी जो लिस्ट बनाएंगे तो वो ऐसे ही बनेगी 51A 51B। तो अब देखो हमें ऐसे याद करते चलना है। अब हम 1-2 से याद कर लेंगे। देखो मौलिक कर्तव्य, इसका मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो पहले बना के डाल चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आर्टिकल 1 क्या कहता है, मतलब आगे का ये याद रखना, 51A 51B 51A वो तो चलेगा, ये सीरीज याद रखना। 51A में क्या बोलता है? 51A में इसमें बोलता है कि संविधान का पालन करना है और आदर्श संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। देखो संविधान हमारा एक ही है, राष्ट्रगान हमारा एक है, राष्ट्रध्वज हमारा एक है, तो ये सब एक एक है, तो इनका क्या एक में जाएगा। 2 की बात करें तो 2 में है स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता है उसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। देखो पहला क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन, और दूसरा है हृदय में संजोए रखना। अब देखो अब हम इसे 2 से कैसे याद करेंगे? अब हम इसे 2 से याद करेंगे तो देखो 2 स्वतंत्रता आंदोलन में, एक तो 1857 की क्रांति से पहले और एक 1857 की क्रांति के बाद। तो ऐसा हम स्वतंत्रता आंदोलन से याद कर सकते हैं। हृदय में 2 भाग होते हैं, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, या 2 दिल मिलते हैं जब रिश्ते बनते हैं, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो 2 से आर्टिकल 3 में क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। देखो इसमें 3 शब्द है, तो 3 शब्द याद रख लेना, प्रभुता एकता अखंडता। इन तीनों में क्या है? तो ये 3 में है। इनकी रक्षा के लिए इनकी रक्षा करना है और इनको अक्षुण्ण मतलब अच्छा बनाए रखना है। फिर जो हमारा आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? हमारा देश की रक्षा करना है और आह्वान मतलब बुलाए जाने पर
आना है राष्ट्र की सेवा के लिए। राष्ट्र की सेवा के लिए कहाँ से आना है? देश के कोने कोने से आना है। और देश के कोने में कितनी मतलब कितनी दिशा है देश में? 4 दिशा, मतलब चारों दिशाओं से आना है। तो 4 दिशा से देश की रक्षा के लिए आना है, तो 4 इससे हो जाएगा। आर्टिकल 5 में सिर्फ एक चीज याद रखना, समरसता। समरसता में कितने शब्द है? 5 शब्द है, तो 5 शब्दों से समरसता। ठीक है। 6 में आता है हमारा, यहाँ लिख लेता हूँ, 6 में है सामसिक। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है। तो अब हम किसे याद करेंगे? 6। पहले तो हम इसको 6 को सिक्स बोलेंगे, तो इससे हमारा ये सिक्स सिक याद हो जाएगा। या फिर हमारी ये बोलेंगे कि हमारी संस्कृति कितनी 6 पीढ़ी पुरानी, ऐसा बोलते हैं लोग। जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं बोलते हैं हमारी पीढ़ी 6 पीढ़ी तक की हमें याद है संस्कृति, तो 6 से हमारा वो हो जाएगा। हमारा 7, 7 किससे संबंधित है? 7 में अभी हमने 47 में देखा था, सॉरी उधर 48 में देखा, तो इसमें भी हमारा पर्यावरण है। हम पर्यावरण में क्या, वन, जल, झील। देखो, जब से ही पर्यावरण है, हमारे साथ साथ चल रहा है पर्यावरण, तो उसे हम 7 से याद करेंगे, पर्यावरण, वन, जल, झील। फिर आता है हमारा 8। 8 देखो लिखना हमें टफ पड़ता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बोलेंगे तो हमें थोड़ा टफ लगेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो 8 मतलब टफ लग रहा है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति। तो हमें सभी की संपत्ति को देखकर जलना चाहिए क्या? नहीं जलना चाहिए। तो सार्वजनिक संपत्ति कितने में हो गई? 9 में हो गई। देखो मैं बार बार रिवीजन इसलिए अब कम करवा रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, और आप इसे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप फिर से रिपीट करके या फिर कम स्पीड में देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। आर्टिकल 10 हमारा मतलब आगे 51A वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। आर्टिकल 10 हमारा कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सतत प्रयास करना। देखो, सतत प्रयास इतना याद कर लो इसमें। देखो इतनी सारी चीजों की तो बोले आप बस करो, सारी चीजों में बस करो, सिर्फ अब सतत प्रयास पे ध्यान दो। तो बस करो और सतत प्रयास पे ध्यान दो, मतलब ये 10 में है। तो 10 तक याद हो गया। अब इनको ABCD में लिख लेते हैं, ABCDEFGHI और J। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा? एज के बारे में पूछा। एज कौन सा है? 7। मतलब ABCDEFGH, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8 में जाएगा हमारा। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सार्वजनिक संपत्ति हमने देखी किसमें? 9 में है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान 1 में, पर्यावरण की रक्षा 7 में है। अब आप भूलेंगे नहीं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में बिल्कुल सही है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह भी सही है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा थे, तो यह बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सी समिति थी? सरदार सुवर्ण सिंह समिति। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सॉरी, यहाँ 44वां नहीं है, यहाँ पर है हमारा 86वां। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। जो 86वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा कौन सा जोड़ा गया? तो उसके द्वारा 11वां जोड़ा गया। उसमें क्या दिया गया है कि उसमें दिया गया है 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को अच्छी शिक्षा दे। 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनके माता पिता का कर्तव्य है कि वो बालकों को शिक्षा दें। ठीक है, माता पिता कर्तव्य। तो ये हमारे सारे क्या हो गए? फंडामेंटल राइट हो गए, सॉरी ड्यूटी हो गई। दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी यूजीसी नेट स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की है। इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे, 18 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज या फिर यूनिट वाइज मिलेंगे, और जो 12 टेस्ट है वो आपको FLT मिलेगी। इसकी प्राइस मात्र 21 रुपीज होने वाली है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51G के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल है? तो अभी हमने देखा था जी में कौन सा आएगा हमारा, कहाँ देखा था हमने? ये यहाँ पे देखा था। देखो
ABCDEFG पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा करना। अगला है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है। ये सभी न्यायालय द्वारा सीधे लागू कराए जाते हैं, ये केवल राज्य सरकारों के लिए है, ये नागरिक के संवैधानिक दायित्व है, ये केवल संसद सदस्यों पर लागू होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये नागरिकों के संवैधानिक दायित्व है। ठीक है, मतलब दायित्व मतलब कर्तव्य किसके? नागरिकों के। इसके बाद में आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वाद सबसे महत्वपूर्ण वाद है। ठीक है, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर मिनर्वा मिल्सवाद। तो कौन सा वाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाद है? तो देखो, अगर हम वाद की सभी की चर्चा कर ले तो ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से संबंधित है। मूल संरचना का जो सिद्धांत है हमारा, वो हमारा केशवानंद भारती वाद से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। ठीक है, अब देखो हम सारे जो वाद है वो कर लेते। सबसे पहले हुआ था 1951 में, कौन सा? चंपकम दोहराई वाद, चंपकम दोहराई वाद। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो मूल अधिकार है न्यायालय में द्वारा मतलब प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। इसमें जो मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व पर वरीयता दी गई थी। मूल अधिकार बड़े हैं, मतलब डीपीएसपी छोटे हैं, ऐसा कहा गया। इसके संदर्भ में फिर हुआ हमारा फर्स्ट मतलब पहला संविधान संशोधन। इसमें जो है कहा गया था कि भूमि सुधार आदि लोक कल्याणकारी विषयों के लिए क्या क्या जोड़ा गया? 31 का और 31 ख जोड़ा गया। ठीक है, 31 का और 31 ब या फिर ख जोड़ा गया। इससे क्या स्पष्ट हो गया? इससे स्पष्ट हो गया कि जो डीपीएसपी है वो क्या बड़े हैं, किससे? फंडामेंटल राइट से। ठीक है, इसके बाद में हुआ हमारा गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या निर्णय दिया? इसने बताया कि जो संसद है मूल अधिकार में कोई संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, वही बात हुई कि दूसरे शब्दों में तत्वों को लागू करते समय संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं करेगी, अर्थात मूल अधिकार को पुनः नीति निर्देशक तत्व पे बड़ा कर दिया, डीपीएसपी या फिर छोटे हो गए। फिर इसके बाद में हुआ था गोलकनाथ के बाद में 25वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसमें 31 ग जोड़ा गया और इसके अनुसार संसद जो है संसद द्वारा 39 ख और 39 ग इनको क्या करा था? इनके लिए कानून, पहले तो वर्णित सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई विधि बनाई, उस आधार पर इन्हें अवैध घोषित या शून्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करती है। साथ ही व्यवस्था भी की गई थी कि अनुच्छेद जो 39 ख और 39 ग है उनको बनाए गए कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया था। 25वां संविधान संशोधन के बाद हुआ था हमारा केशवानंद भारतीवाद। यहां लिख देता हूं मैं, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा दी। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना। इसमें यह कहा गया कि संसद संविधान तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूल ढांचे का मतलब ऐसा भाग जिससे कि संविधान की वो पूरा नष्ट ना हो, जैसे कल हमने आम का उदाहरण लिया था। केशवानंद भारतीवाद के बाद में आया था हमारा कौन सा बात? एक बात और था, इसके बाद में हुआ था पहले तो 42वां संविधान संशोधन। यहाँ लिख लेते हैं। इसमें क्या कौन सा हुआ था? मिनर्वा मिल्स। ठीक है, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स और बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी ने किया था,
के समय हुआ था, मतलब 39 को और अधिक मतलब बड़ा कर दिया था। इसके अनुसार अब क्या कर दिया था कि जो नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट पर वरीयता प्रदान की गई थी। जो 42वां संविधान संशोधन है उसको फंडामेंटल राइट कम कर दिए थे, डीपीएसपी ज्यादा कर दिए थे। कौन ने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, अब देखो यहाँ ये बात समझने वाली, जितना भी संशोधन हो रहे हैं उसमें डीपीएसपी बढ़े हैं और जितने भी केस है उसमें फंडामेंटल राइट बढ़े हैं। तो ये जो सिद्धांत होगा था इसको, इसके लिए कौन सा फिर मिनर्वा मिल्स एक मामला होगा जो कि 42वां संविधान संशोधन को क्या करता है? असंवैधानिक घोषित करता है। और इसमें मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी गई। इसमें फिर से फंडामेंटल राइट को बड़ा बताया, किस पे? डीपीएसपी पे। तो ये था पूरा मामला। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप फैक्ट के माध्यम से अपने तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं, जैसे हमारी जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर डेली आपको ए से वोकेब चालू हो चुकी है, जो डेली आपको ए बी सी जेड तक पूरी 60 से 80 तक वोकेब डेली मिलेगी। आप वहां से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य जनरल नॉलेज के फैक्ट भी आपको वहां मिलेंगे। मिनर्वा मिल्स 1980 सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया? तो किस सिद्धांत को दिया? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य को। इनकी डिटेल हम देख चुके हैं, तो अब आगे देखेंगे। 31C को मूल रूप से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी हमने देखा था कौन सा था वो, 25वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है चंपकम दोराई राजन बनाम वाद, जो कि 1951 में हुआ था। डीपीएसपी के संदर्भ में क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व था? इसमें था प्रारंभिक दौर में मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के टकराव में मौलिक अधिकार को क्या प्राथमिकता दी गई थी। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर आप संशोधन आता है, कोई सा भी संशोधन आता है, तो उसमें क्या डीपीएसपी बढ़े हैं, और वाद आता है किसी का तो उसमें बाद में फंडामेंटल राइट बढ़े हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं जोड़ा गया था? तो ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 और कई पर 2001 भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जोड़ी बनाने का कौन सा गलत ही सुमेलित है, ये बताना है हमको। 39 में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है या गलत है। 43 से उद्योगों के प्रबंधन की श्रमिकों की भागीदारी। 48 से पर्यावरण संरक्षण। 41A के समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता हमें पता है आर्टिकल 44 में है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। कथनों पर हमें विचार करना है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत है। राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें, और मौलिक अधिकारों को से हमेशा पूर्णतः निम्न माना गया है। ठीक है, यहाँ क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से हमेशा और पूर्णतः निम्न माना गया है। कौन कौन से सही है इसमें? 1 2 1 2 3 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3, क्योंकि अभी हमने देखा था डीपीएसपी कई कई मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त कर रहे थे, जैसे जो भी अमेंडमेंट हो रहे थे। देखो सीए अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य और उसके अनुच्छेद का सही युग्म बताना है हमें। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय सम्मान ये एक थे, तो ये किस में होगा हमारा? 1A में बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण हमें 7 करना था, तो 7 है क्या? सी मतलब 3 होगा, तो ये गलत है। दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा किस में था? एच में था, अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा 9 में था। तो इसमें से कौन सा सही युग्म है? तो जो हमारा पहला है वही सही युग्म है। ठीक है, उसके बाद में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कथन पर विचार करना है। 42वां संविधान संशोधन
द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 51 के जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 से राज्य को पर्यावरण संरक्षण और निर्देशन का देता है, पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। ठीक है। 51 ए जी नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य देता है। मिनर्वा मिल्स बाद में मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन को महत्व को रेखांकित किया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें हमारे पांचों ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या परीक्षा का क्रम पूछ लिया जाता, तो हमने यहाँ ये परीक्षा का क्रम देखा था, वादों का क्रम देखा था, तो आप वहां से उसको याद रखना। सबसे पहला चंपकम दोहराई, फिर उसके बाद में पहला अमेंडमेंट एक्ट, फिर उसके बाद में हुआ था हमारा गोलकनाथ, फिर उसके बाद में 25वां एक्ट, फिर उसके बाद में केशवानंद भारती, फिर उसके बाद में 42वां एक्ट, फिर मिनर्वा मिल्स। ठीक है। तो इनको क्या याद रखना है, कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, फंडामेंटल राइट देखे, डीपीएसपी देखे, सॉरी फंडामेंटल राइट नहीं, डीपीएसपी देखे, फंडामेंटल ड्यूटीज देखे, और जो वाद थे, प्रमुख वाद, उनको देखा और उनको क्या ट्रिक के माध्यम से याद किया। तो अब हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी तो आप वो पुरानी क्लास देखिए, जिससे आपको बेसिक समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।